एपिसोड 66। और जब प्रेम शब्द सामने आया तो उसके चारों ओर की मृत्यु ऊर्जा को ऐसा लगा जैसे किसी शत्रु का सामना हो गया हो और वह धीरे धीरे दोनों ओर पीछे हट रही हो। धीरे धीरे महल का प्रवेश द्वार सबके सामने आ गया। कैरुओ बहुत खुश हुआ और अपने आसपास खड़े लोगों से चिल्लाकर बोला, आप पहले अंदर जाए। कई अन्य लोगों की आंखों में झिझक थी, लेकिन अंत में उन्होंने दांत पीसकर पहले प्रवेश किया। ये देखकर कि कई लोग सुरक्षित रूप से प्रवेश कर गए हैं, कैरुओ ने लिन जुयान से कहा, साथी दाववादी लिन, चलो एक साथ आते हैं। लिन जुयान ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन एक कदम भी नहीं बढ़ाया, बल्कि अपने पीछे कहीं देखने लगी। फैंग चेन, जो वहां छिपा हुआ था, हैरान रह गया। लिन जुयान ने उसे खोज लिया। हालांकि लिन जुयान ने बस उसकी ओर देखा और वापस मुड़ गई। कैरुओ ने सोचा कि लिन जुयान बाहरी लोगों द्वारा परेशान होने से डरती है, इसलिए उसने कहा, चिंता मत करो, बाहर हमारे लोग हैं, उसे कुछ नहीं होगा। लिन जुयान ने कुछ नहीं कहा और सीधे महल में चली गई। कैरुओ उसके पीछे पीछे चल रही थी। लिन जुयान की चालों से बचने के लिए वह ज्यादा दूर रहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। जैसे ही कुछ लोग महल में दाखिल हुए, प्रवेश द्वार तुरंत गायब हो गया और मृत्यु की ऊर्जा ने एक बार फिर प्रवेश द्वार को ढक लिया। कैरुओ और अन्य लोग आश्चर्यचकित नहीं हुए और लिन जुयान को बीच में चलने और महल में प्रवेश करने दिया। फैंग चेन ने कई लोगों को प्रवेश करते देखा और फिर महल में आ गया। ऐसा लगता है कि लिन जुयान को पता था कि मैं आ रहा हूँ। क्या उसने मुझे ये बताने के लिए देखा कि फिलहाल कोई कार्रवाई न करूं? ऐसी स्थिति में आइए पहले एक नज़र डालें। उसने मृत्यु के विशाल आभामंडल को बिना गंभीरता से लिए देखा और सीधे आगे बढ़ गया। जिस क्षण वह मृत्यु ऊर्जा को छूने वाला था, भगवान के प्रकाश नेत्र से प्रकाश फूट पड़ा और मृत्यु ऊर्जा तेजी से इधर उधर भाग गई, मानो उसका सामना किसी शत्रु से हो गया हो। फैंग चेन भी आसानी से महल के द्वार तक आ गया, लेकिन वह उसमें प्रवेश नहीं कर सका, बल्कि उसने देवताओं और राक्षसों की आंखें खोलकर दीवार को भेद दिया और अंदर की हर चीज को देख लिया। महल के अंदर का वातावरण इतना ठंडा था कि ऐसा लग रहा था मानो ये ग्लेशियरों से बना महल हो। लिन जुयान को छोड़कर बाकी सभी लोग अंदर प्रवेश करते ही कांप उठे। हालांकि ठंड थी, फिर भी वे सभी उत्साहित दिख रहे थे। महल के चारों ओर भिक्षुओं की बर्फ की मूर्तियां हैं और अजीब बात यह है कि ये सभी मूर्तियां केंद्र की ओर उन्मुख हैं। उन्होंने बीच में स्थित बर्फ की मूर्ति का उपहास, तिरस्कार और अपमान किया, और कई लोगों ने तो उपहासपूर्ण दृष्टि भी दिखाई। केंद्रीय बर्फ की मूर्ति एकल वस्त्र पहने एक महिला की है। वह जमीन पर बैठ गई, अपने हाथों से खुद को कसकर जकड़ लिया, अपने सिर को घुटनों में दबा लिया और अपने चारों ओर की टिप्पणियों और अपमानों को सहन करती रही। और बर्फ की मूर्ति के अंदर एक हल्की रोशनी है। जब आप उसे पहली बार देखेंगे तो आप निश्चिंत हो जाएंगे कि यह कोई खजाना होगा। कैरुओ ने उत्साह से बर्फ की मूर्ति के अंदर देखा। हाँ, यही है, ये वही है जो मास्टर ने मुझे बताया था। उनके संप्रदाय ने पहले भी इस स्थान की खोज की थी, लेकिन महल में प्रवेश करने के बाद वे पहेली को सुलझाने में असमर्थ रहे। वापस लौटने पर कई वर्षों के अनुसंधान के बाद उन्हें पहेली को सुलझाने का एक निर्मम तरीका मिल गया। हालांकि हम मनुष्य हैं और हमारे अंदर 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं होती हैं। यद्यपि ताओवाद में सभी लोग दावा करते हैं कि निर्दयता और कोई इच्छा न रखना सर्वोच्च अवस्था है, लेकिन ऐसा करना इतना आसान नहीं है। भले ही वे दूसरे स्तर की ताकत हों, वे कम समय में एक व्यक्ति को विकसित नहीं कर सकते। मुझे लगा कि क्यूशू सम्मेलन में मैं यह अवसर चूक जाऊंगा, लेकिन मैंने लिन जुयान को नहीं देखा। पहली नज़र में वे जानते थे कि लिन जुयान निर्दयी तरीके से काम करती है, इसलिए वे उसकी तलाश करते रहे, जिसके कारण वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई। कैरुओ ने अधीरता से कहा, जल्दी करो और अपने सामने की स्थिति को तोड़ने के लिए निर्दयी तरीके को सक्रिय करो। लिन जुयान ने यह सुनकर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि बीच में बर्फ की मूर्ति को घूरती रही। किसी कारणवश उसे इस बर्फ की मूर्ति से एक अजीब सी प्रतिध्वनि महसूस हुई। ये प्रतिध्वनि तब से है जब से कैरुओ ने उसे पाया था, लेकिन यह अभी उतना स्पष्ट नहीं है। यही कारण था कि उसने विरोध नहीं किया और कैरुओ के साथ जाने का फैसला किया। मैंने तुमसे ऐसा करने को कहा था, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? ये देखकर कि लिन जुयान उदासीन था, कैरुओ गुस्से से दहाड़ उठी। लिन जुयान अभी भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसने कहा, यदि आप यहाँ पहेली को हल करना चाहते हैं, तो आप खुद को निर्दयता की पहेली में डालकर इसे हल नहीं कर सकते। तुम क्या कह रहे हो? मैं कई सालों से यहाँ पढ़ रहा हूँ, क्या मैं अब भी उस लड़के से बेहतर नहीं हो सकता जिसे तुमने पहली बार देखा था? बस वही करो जो मैं कहता हूँ, नहीं तो
कई रुओ ने धमकी दी। कुआं। लिन जुएयान ने धीरे से आह भरी और अवाक रह गई। उसने कुछ और नहीं कहा। प्रेम शब्द पुनः प्रकट हुआ और निर्दयी रास्ता बाहर निकल आया, जो केंद्र में बर्फ की मूर्ति की ओर बढ़ रहा था। जब निर्दयी रास्ता केंद्रीय बर्फ की मूर्ति के चारों ओर लपेटता है, तो बर्फ की मूर्ति धीरे धीरे घुलने लगती है। लिन जुएयान ने शांति से कहा, इस बर्फ की मूर्ति को अत्यधिक अपमानित किया गया है। मेरा मानना है कि उन्होंने इसे स्वयं हल करने के लिए मजबूत अपमान का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। इसलिए वे बर्फ की मूर्ति को बेरहमी से नष्ट करने का एक और तरीका खोजना चाहते थे, इसे पिघला दें और अंदर का खजाना निकाल लें। लेकिन यह मूर्ति नाजुक नहीं है। अगले ही पल आसपास का तापमान अचानक फिर से गिर गया। मादा बर्फ की मूर्ति, जो अभी अभी पिघली थी, धीरे धीरे खड़ी हो गई। जैसे ही वह खड़ी हुई, महिला बर्फ की मूर्ति अब पहले जैसी छोटी, कमजोर और विनम्र नहीं रही। वे खूबसूरत आंखें ठंड और निर्दयता से भरी थीं, बिल्कुल दूसरे लिन जुएयान की तरह। आसपास की बर्फ की मूर्तियां भी धीरे धीरे बदलने लगीं। वे अब महिला बर्फ की मूर्ति को नहीं देखते थे, बल्कि कई रुओं और अन्य लोगों की ओर देखते थे। यह क्या हो रहा है? कई रुओं की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, जो उनकी अपेक्षा से अलग थी। वह लिन जुएयान की ओर देखने लगा और गुस्से से बोला, क्या ये तुमने किया? लिन जुएयान ने उसे ठंडे नजर से देखा और कहा, वह कमजोर दिखती है, लेकिन वह कमजोर नहीं है। वह बस खुद को बंद कर लेती है और दुनिया को नहीं देखती है। वह अपने आसपास के तथाकथित अपमान की परवाह नहीं करती है। यहाँ से वह निर्दयी है। उसके शरीर में प्रवेश करने वाली मेरी निर्दयता उसे और सक्रिय कर देगी। टकराना। अगले ही पल महिला बर्फ की मूर्ति वास्तव में एक भयानक आभा के साथ फट गई और उसके पास वास्तव में दाव के छठे स्तर की साधना थी। कई रुओं का चेहरा अचानक बदल गया और वह चिल्लाया, पीछे हटो। हालांकि जब उन्होंने मुड़कर देखा तो अन्य बर्फ की मूर्तियों ने उन्हें घेर लिया था। बर्फ की मूर्तियों में चिढ़ाना, उपहास, तिरस्कार आदि दर्शाया गया था और उनके शब्द सीधे उनके दिलों को चोट पहुंचाते थे। कई रुओं और अन्य लोगों के चेहरे पर दर्द झलक रहा था और उनके दिल कांपने लगे थे। लेकिन इस समय एक 4 पत्ती वाला तिपतिया घास उसकी छाती से उड़कर बाहर आया और उसके सामने एक बाधा बन गया। कई रुओं की अस्थिर मनस्थिति तुरंत ठीक हो गई और उसकी आंखें तुरंत साफ हो गईं। वह जोर से चिल्लाया और उसके हाथ में एक लंबा भाला आया और उसने कई बर्फ की मूर्तियों को छेद दिया। इस चिल्लाहट से तुरंत अन्य लोग होश में आ गए और कई रुओं चिल्लाया, अन्य बर्फ की मूर्तियां केवल झोंगयुआन क्षेत्र में हैं। उन्हें तोड़ो और भाग जाओ। ठीक है। अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण किया। वे सब लोग हरकत में आ गए। उन्होंने अपने आसपास की बर्फ की मूर्तियों को मारना शुरू कर दिया। लिन जुएयान ने अपनी तरफ से महिला बर्फ की मूर्ति का सीधे सामना किया। महिला बर्फ की मूर्ति ने लिन जुएयान पर हमला नहीं किया, लेकिन ठंडे स्वर में कहा, मैं आपके रास्ते से बहुत परिचित हूँ, लेकिन आप एक निर्दयी रास्ता नहीं है, बल्कि एक अकेला रास्ता है। लिन जुएयान ने इनकार नहीं किया और धीरे से सिर हिला दिया। महिला बर्फ मूर्ति ने पूछा, ऐसा लगता है कि तुम्हारा जीवन मुझसे बेहतर है। कम से कम तुम किसी ऐसे व्यक्ति से तो मिल सकते हो जो तुम्हें वफादार बना सके। मैं बहुत उत्सुक हूँ, वह कौन है? लिन जुएयान ने अपना सिर हिलाया, यह मेरा सबसे गहरा रहस्य है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। महिला बर्फ की मूर्ति को आश्चर्य नहीं हुआ और उसने कहा, इस मामले में क्या आप तैयार हैं? यदि आप मेरी एवेन्यू दीक्षा का सामना नहीं कर सकते हैं, तो शायद आपका एकाकी मार्ग पूरी तरह से निर्दयी मार्ग में बदल जाएगा। कई रुओं के प्रकट होने के बाद दोनों के बीच संबंध स्थापित हो गया। महिला बर्फ मूर्तिकार अपनी विरासत को अपने द्वारा चुने गए व्यक्ति लिन जुएयान को देना चाहती थी, और लिन जुएयान भी इस विरासत के लिए तरस रहा था। बेशक खतरा स्वयं स्पष्ट है, लेकिन लिन जुएयान ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और कहा, चलो शुरू करते हैं। उसे विश्वास था कि फैंग चेन का उसके प्रति प्यार कम नहीं होगा। महिला बर्फ की मूर्ति ने बकवास करना बंद कर दिया और बर्फ पाउडर में बदल गई और लिन जुएयान के शरीर में प्रवेश कर गई। नहीं, कई रुओं ने दहाड़ते हुए कहा, ये वो खजाना है जिसे उनका संप्रदाय कई सालों से जब्त करने की तैयारी कर रहा था। अब ये लिन जुएयान के हाथों में आ गया है। जल्दी करो और सभी बर्फ की मूर्तियों को मार डालो, मेरे लिए उसे काट दो। वह दहाड़ा। हाँ, बाकी लोग बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने पूरी ताकत से बर्फ की मूर्तियों को हटाना शुरू कर दिया, लेकिन लिन जुएयान इससे डरी नहीं, बल्कि दरवाजे की ओर देखते हुए हल्के से बोली, अगला कदम तुम्हारे ऊपर है। यह आदमी क्या कर रहा है?
अपना जीवन इस तरह दूसरों के भरोसे छोड़ना अच्छा विकल्प नहीं है। हॉल के बाहर फैंग चेन ने लिन जुएयान को दोषी ठहराया। किसी को भी अपना जीवन सौंपना बेहद बेवकूफ़ी वाली बात है। ये बात तब भी सत्य है जब वह व्यक्ति आपका करीबी रिश्तेदार ही क्यों न हो। ये कहने के बावजूद उसके कदम नहीं रुके। उसी समय कैरुओ ने पहले से ही अन्य बर्फ की मूर्तियों को जल्दी से निपटा दिया था और केंद्र में क्रॉस लेग बैठे लिन जुएयान को घूर रहा था। उसे मार डालो, हमारा खजाना वापस लाओ, वह चिल्लाया। उनमें से प्रत्येक ने अपने जादुई हथियार लहराए और लिन जुएयान पर हमला कर दिया। धमाका! लेकिन इस समय लिन जुएयान के सामने एक वज्रपात हुआ। अगले ही पल एक आकृति बिजली के साथ आए और लिन जुएयान के सामने खड़ी हो गई। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों हो? ज़ियाओमिन कहाँ है? कैरुओ और अन्य लोग ये देखकर चौंक गए कि यहाँ एक और व्यक्ति भी था। जहाँ तक छोटे दरवाजे का सवाल है तो स्वाभाविक रूप से वह बाहर से पहरा देने वाला आदमी है। फैंग चेन का जवाब देने का कोई इरादा नहीं था और उसने हल्के से कहा, हर कोई, अब बाहर निकलने के लिए अभी भी बहुत देर हो चुकी है। वरिष्ठ भाई कै, वह अभी झोउ युआन क्षेत्र में ही है, पहले उसे मार डालो। किसी ने देखा कि फैंग चेन की साधना केवल झोउ युआन के 8वें स्तर पर थी और तुरंत कहा। ये सुनने के बाद कैरुओ को अब कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फैंग चेन कौन है, वह अंदर कैसे आया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिन जुएयान को खजाने के साथ विलय करने से रोका जाए। चलो मिलकर कार्रवाई करते हैं, उसे मार डालो। वह गुस्से से दहाड़ा और कार्रवाई करने वाला पहला व्यक्ति भी था। उसने अपने हाथ में एक भाला पकड़ रखा था और जब उसने उसे घुमाया तो वास्तव में एक काला सांप प्रकट हुआ। तैरते हुए जल्दी से फैंग चेन के पास पहुंचो। अन्य लोगों ने भी एक के बाद एक कार्रवाई की। सभी अपनी पूरी जादुई शक्तियों के साथ आगे आए और जल्द से जल्द फैंग चेन से निपटने की उम्मीद करने लगे। बुरी ढाल! फैंग चेन ने धीरे से पुकारा। राक्षसी ढाल तुरंत फैंग चेन के सामने प्रकट हुई। ढाल भ्रूण को निगलने के बाद दुष्ट दानव ढाल क्रमिक रूप से कई छोटे क्षेत्रों को तोड़ता हुआ जुआनपिन के 5वें स्तर तक पहुंच गया। जादुई शक्तियों के हमले का सामना करते हुए दुष्ट दानव ढाल डर नहीं रहा था और ढाल पर शैतान का मुंह चौड़ा हो गया। उसने वास्तव में इन लोगों की सभी जादुई शक्तियों को निगल लिया। एक राक्षसी तोप के गोले में तब्दील हो गया। उनमें से एक की ओर सीधे गोली मारो। यद्यपि यह ऊर्जा अपनी संपूर्ण शक्ति को पुनर्तः रूपांतरित नहीं कर सकती, फिर भी यह अत्यंत भयावह है। आदमी का चेहरा काफी बदल गया, लेकिन क्योंकि उसकी जादुई शक्ति अभी अभी विस्फोटित हुई थी, उसकी पुरानी ताकत वापस नहीं आई थी और उसकी नई ताकत अभी तक वापस नहीं आई थी, इसलिए वह प्रतिरोध करने के लिए केवल अपनी तलवार उठा सकता था। लेकिन ऐसा बचाव कैसे टिक सकता था? एक झटका लगने के बाद वह पीछे की ओर उछला और दीवार से जोर से टकराया, जिससे उसके मुंह से कई बार खून निकला। उसे नहीं पता था कि वह जिंदा है या मर गया। कैरुओ की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि फैंग चेन के पास ऐसा जादुई हथियार होगा। हालांकि इसे एक बार खाने के बाद शैतान का मुंह बंद हो गया और यह स्पष्ट हो गया कि इसका उपयोग थोड़े समय में केवल एक बार ही किया जा सकता था। कैरुओ बहुत खुश हुई और तुरंत चिल्लाई, कार्रवाई करते रहो। वह ढाल थोड़े समय में फिर से अवशोषित नहीं की जा सकती। हाँ, हालांकि अन्य लोग राक्षसी ढाल से डरते हैं, वे ये भी जानते हैं कि उन्हें इसका उपयोग अभी करना होगा। उन्होंने जादुई शक्तियों का उपयोग नहीं किया, बल्कि जल्दी से फैंग चेन के पास पहुंचे। उनका इरादा उसे नजदीक से मार डालने का था। सोने का अंडा! फैंग चेन ने शांति से कहा। उसकी कमर के चारों ओर स्थित पैराडाइज केज से प्रकाश टिमटिमा कर फैंग चेन के शरीर में प्रवेश कर गया। अचानक फैंग चेन का पूरा शरीर बदलने लगा और उसके पीछे वज्रपंख फिर से प्रकट हुए, दिव्य शक्ति के रूप में प्रवेश कर गए। झोउ युआन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर मौजूद कैरुओं का सामना करते हुए फैंग चेन ने दुश्मन को थोड़ा भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की। कई लोगों को उसे मारने के लिए आते देखकर भी वह बिल्कुल नहीं डरा। उसके हाथ में 9 आंखों वाली तलवार दिखाई देती है और जब उसने ये सब समाप्त किया तो कैरुओं और अन्य लोग उसे मारने के लिए आ चुके थे। अचानक तेज गड़गड़ाहट और बिजली चमकी और फैंग चेन वहां से गायब हो गया। कैरुओं और अन्य लोग तुरंत हवा में उछल गए। टेलीपोर्ट! कैरुओं की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। उसी समय उनके पीछे गड़गड़ाहट और बिजली चमकने लगी। वह जानता है, फैंग चेन उनके पीछे टेलीपोर्ट हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी स्टोरेज रिंग में रोशनी चमक उठी और एक जेड पेंडेंट दिखाई दिया। अगले ही पल वह टूट गया और एक फीकी रोशनी में बदल गया। टकराना! जैसे ही प्रकाश प्रकट हुआ,
पीछे से एक भयानक राक्षसी वार की आवाज आई। सौभाग्यवश प्रकाश इतना तेज था कि इस कट को रोक सका। लेकिन अन्य लोग इतने भाग्यशाली नहीं हैं। जैसे ही एक के बाद एक चीखें गूंजने लगी, कैरो ने अपना सिर घुमाया और ठीक उसी समय उसने देखा कि फैंगचेन ने तलवार से आखिरी व्यक्ति को मार दिया है। अब उसके अलावा सभी मर चुके हैं। कैरो की अभिव्यक्ति बार बार बदल गई और अब उसे एहसास हुआ कि फैंगचेन सरल नहीं था। 8वां स्तर झोउ युआन क्षेत्र 9वें स्तर झोउ युआन को आसानी से कैसे मार सकता है? उसके सामने वाला व्यक्ति एक बेहद प्रतिभाशाली व्यक्ति होना चाहिए। झाओ शिमाई को छोड़कर केवल झाओ शिमाई ही झोउ युआन क्षेत्र में जिउझोउ सम्मेलन में एकमात्र बचा है। क्या आप फैंगचेन हैं? वह चिल्लाया। फैंगचेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। आपने वास्तव में इसका अनुमान लगा लिया। कैरो का चेहरा निराशा से भरा था। भले ही वह दूसरे दर्जे का ताओवादी था, लेकिन वह कभी भी ऐसी प्रतिभा का मुकाबला नहीं कर सकता था। तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? लगता है हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, उसने नाराजगी से कहा। फैंगचेन ने कैरो के पीछे लिन जुयान की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी दोस्त है। कैरो को अचानक एहसास हुआ कि मामला यही था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, हम तो बस उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। फैंगचेन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? शायद तुम उसका इस्तेमाल करने के बाद उसे मारना चाहते हो। बहाने मत बनाओ, मैं तुम्हारे संप्रदाय के बारे में कुछ जानता हूँ। कैरो तुरंत अवाक रह गई। उन्होंने ये भी समझ लिया कि लगातार बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। जहां तक फैंगचेन को मारने या अपनी जान बचाकर भागने की बात है, वह जानता था कि उसके पास कोई मौका नहीं है। एकमात्र मौका लिन जुयान है। अगले ही पल वह चमक उठा और लिन जुयान की ओर दौड़ा। यह इतनी तेज है, लगभग पलक झपकते ही। जब तक वह लिन जुयान को पकड़ लेता है, वह सुरक्षित रूप से बच सकता है। फिर जीवित रहने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढें। बहुत धीमा। फैंगचेन की आवाज धीरे धीरे आई और वह बिजली और गड़गड़ाहट के बीच कैरो के पास आया। ये देखकर कैरो की आंखों में निराशा की चमक आ गई, लेकिन बाद में वह क्रूरता में बदल गई। मैं इससे लड़ूंगा, वह दहाड़ उठा। एक गोली आर पार हो गई। वह सैकड़ों रहस्यमयी सांपों में बदल गई और फैंगचेन की ओर दौड़ पड़ी। फैंगचेन स्वाभाविक रूप से डर नहीं रहा था। उसके शरीर में मौजूद राक्षसी ऊर्जा तेजी से तलवार में इकट्ठी हो गई। तलवार के पात्र और जादुई पात्र दाओ वेन पीठ पर प्रकट हुए और उसने एक तलवार से वार कर दिया। भयानक राक्षसी तलवार के वार के साथ शून्य खुल गया। काले सांप की ओर दौड़ो। राक्षसी तलवार को छूते ही वह क्रूर दिखने वाला काला सांप टूट गया और सैकड़ों काले सांप मारे गए। कैरो की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया और उसने प्रतिरोध करने के लिए जल्दी से अपनी भाला लहराई। भले ही फैंगचेन उससे अधिक शक्तिशाली था, फिर भी उसे एक या दो चालों में मारना असंभव था। लेकिन जब उसने सोचा कि वह इस प्रहार को रोक सकेगा, तो अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ और उसने जो आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित की थी, वह तुरंत ही नष्ट हो गई। लेकिन भले ही वह क्षेत्र के दूसरे स्तर पर था, वह जल्दी से ठीक हो गया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः संगठित कर लिया। टकराना। कैरो को कई मील दूर से सीधे काटा गया था। खून की कई बूंदें हवा में उड़ी थीं और सभी आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो गए थे। हालांकि दाओ दायरे की जीवन शक्ति अत्यंत मजबूत है और फिर भी वह मर नहीं गया। धमाका। लेकिन अगले ही पल तेज गड़गड़ाहट और बिजली चमकने लगी। कैरो का चेहरा तुरंत निराशा से भर गया जब उसने ये देखा, वह मर चुका था। जैसे ही उसने कहा, फैंगचेन अचानक उसके पीछे आ गया और तलवार से वार कर दिया। कैरो का सिर तुरंत ही अलग हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फैंगचेन ने आदतन सभी लाशों का निपटान पूरा किया और लिन जुयान को देखा। इस समय लिन जुयान का पूरा शरीर बर्फ से ढका हुआ था और बर्फ चारों ओर फैल रही थी। पहले से ही ठंडे महल को और भी अधिक ठंडा बना दिया। फैंगचेन ने अपनी दिव्य और राक्षसी आंखें खोली। वह देखना चाहता था कि लिन जुयान कैसा कर रहा था, लेकिन जब उनकी आध्यात्मिक आंखें लिन जुयान के शरीर में प्रवेश की, तो उन्हें अचानक ठंड महसूस हुई और वे सीधे नहीं देख सके। उसने जल्दी से अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लीं। उसके दिल में झटका महसूस हुआ। ये किस तरह की शक्ति है? ये बहुत भयानक है। मुझे नहीं पता कि सीनियर सिस्टर लिन इसका सामना कर पाएंगी या नहीं, लेकिन अब वह लिन जुयान की मदद नहीं कर सकता था। वह केवल क्रॉस लेग करके बैठ सकता था और उसकी रक्षा कर सकता था। उसने सोचा कि यह एक लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन जब वह पालथी मारकर बैठा था और धूप जला रहा था, तो लिन जुयान की आभा अचानक बदल गई।
टकराना। लिन जुयान का शरीर ताओवाद की आभा से भर गया और साथ ही ताओवादी शिलालेख धीरे धीरे उसकी पीठ पर दिखाई देने लगे। सबसे पहले बर्फ शब्द है, फिर बर्फ और ठंड के लिए 3 शब्द हैं और अंत में प्यार के लिए 1 शब्द है। जिस क्षण प्रेम शब्द सामने आया, लिन जुयान के मन में अचानक 2 अलग अलग नैतिक सिद्धांत प्रकट हो गए। एक निर्दयी है, एक है अकेलापन। दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा है, मानो वे प्रेम शब्द दाओवन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हों। फैंग चेन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। इन दोनों तरह की भावनाओं को महसूस करते हुए किसी कारणवश वह अकेले रहना अधिक पसंद करने लगा। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि इस रास्ते ने उसे लिन जुयान के साथ एक अजीब सी आत्मीयता और परिचय का एहसास कराया था। बस स्थिति थोड़ी निराशावादी लगती है। निर्दयी मार्ग का बोलबाला है जो धीरे धीरे एकाकी मार्ग को निगल रहा है। लिन जुयान ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। उसका नाजुक शरीर थोड़ा कांप रहा था, पसीने से तर था और वह दृढ़ता से विरोध कर रही थी। कुछ ही देर बाद उसके कपड़े पसीने से भीग गए, जिससे उसका सुंदर शरीर फैंग चेन के सामने पूरी तरह से उजागर हो गया। मुझे कहना होगा कि लिन जुयान स्वभाव, रूप और फिगर के मामले में शीर्ष स्तर पर है। भले ही फैंग चेन को लगा कि उसकी एकाग्रता बहुत मजबूत थी, लेकिन जब उसने लिन जुयान के सुंदर शरीर को देखा तो वह अपनी लार को निगलने से खुद को रोक नहीं सका और उसका दिल थोड़ा कांप रहा था। सौभाग्यवश अधिक मानसिक विधि ने उसे स्वयं ही दबा दिया और अंततः वह शांत हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ? वह अब खतरे में है। फैंग चेन ने मन ही मन खुद को बेशर्म होने के लिए कोसा और अपने मूड को मजबूत करने के लिए अपने मानसिक कौशल का उपयोग करना जारी रखा। इस समय लिन जुयान सड़क के बीच में था। इस समय लिन जुयान और महिला बर्फ की मूर्ति एक दूसरे के विपरीत बैठी थी और दोनों तरफ के रास्ते एक बड़ी दुनिया में बदल गए, इस स्थान में एक दूसरे से टकरा रहे थे। यह ऐसा है जैसे 2 बड़े देश आपस में लड़ रहे हों, पागलों की तरह लड़ रहे हों। बात सिर्फ इतनी है कि महिला बर्फ की मूर्ति उदासीन और शांत दिख रही थी। दूसरी ओर लिन जुयान थोड़ा उदास था और वह नुकसान में था। महिला बर्फ की मूर्ति ने शांति से कहा, ऐसा लगता है कि आपका प्यार उतना दृढ़ नहीं है। क्या आप किसी चीज से डरते हैं? लिन जुयान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दृढ़ता से विरोध किया। ये देखकर महिला बर्फ की मूर्ति को कोई परेशानी नहीं हुई और उसने आगे कहा, मुझे कारण बताओ। क्या यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारे मन में उसके लिए भावनाएं हैं, लेकिन तुम उसे बताने की हिम्मत नहीं कर पाती हो? क्योंकि तुम डरती हो कि वह तुम्हें स्वीकार कर लेगा। लिन जुयान का नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा और वह बार बार पीछे हट गई, जिससे केवल 30% स्थान ही घेर पाया। महिला बर्फ मूर्ति के शब्द ठीक वही है जहां वह असुरक्षित महसूस करती है। जब फैंग चेन सबसे कठिन क्षण में था, तब उसने अहंकारपूर्वक सगाई तोड़ दी, लेकिन बाद में कई कारणों से उसे फैंग चेन से फिर से प्यार हो गया। लेकिन उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे डर था कि फैंग चेन मना कर देगा। खासकर फैंग चेन और झाओ शिमाई के बारे में सुनने के बाद उसे डर था कि उसका भी हाल झाओ शिमाई जैसा हो जाएगा। जिसे उन्होंने प्यार में अकेलापन कहा था, वह अंततः एक तरफा प्यार में बदल गया। धीरे धीरे डुकिंगदाओ अधिकाधिक पीछे हटता गया और केवल 10% ही बचा। ये देखकर मादा बर्फ मूर्ति ने थोड़ी निराशा के साथ आह भरी, लेकिन जल्द ही वह अपने आप पर काबू पा गई और चुपके से बोली, बस इतना ही। तुम मेरे निर्दयी तरीके का अभ्यास करके आगे बढ़ सकते हो। तथाकथित एकाकी रास्ते में हमेशा कमजोरियां होती हैं। जिस समय लिन जुयान खतरे में थी, उसका प्यार टूटने वाला था, लेकिन अचानक उसे अपना शरीर नर्म पड़ता हुआ महसूस हुआ। बाहरी दुनिया को महसूस करके वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने पाया कि फैंग चेन उसके पास आया और उस पर एक मोटा लबादा डाल दिया। इस सरल कार्य ने धीरे धीरे लिन जुयान के जमे हुए दिल को पिघला दिया। उसने अविश्वास से फैंग चेन को देखा। उसे लगा कि ये दृश्य बहुत स्वप्निल था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मेरी परवाह करता है? मेरा एक तरफा प्यार नहीं हो सकता। महिला बर्फ की मूर्ति को अचानक लगा कि लिन जुयान का अकेले रहने का तरीका ऐसा था जैसे वह जाग रही थी और वह वास्तव में कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। ये कैसे संभव है? क्या हुआ? महिला मूर्ति अब अपना ठंडा स्वभाव बरकरार नहीं रख सकी और उसका चेहरा सदमे से भर गया। लेकिन लिन जुयान को एक आभास हुआ और उसने कहा, शायद अभी भी आशा है। मुझे अलग क्यों रहना है? मुझे खुद को छोड़ देना चाहिए और इसका पीछा करना चाहिए। यह मेरा रास्ता भी है ना? फैंग चेन के हृदयस्पर्शी हाव भाव ने लिन जुयान को जगा दिया और उसकी शीघ्र नष्ट होने वाली स्वतंत्रता की ज्वाला को पुनः प्रज्वलित कर दिया। टकराना।
एक सेना की तरह जिसने लंबे समय से अपने गुस्से को दबा रखा था, डुकिंग दाओ ने वापस हमला करना शुरू कर दिया, जल्दी से 50% वापस ले लिया और महिला बर्फ की मूर्ति के क्रूर दाव को खाना जारी रखा। आपने वह कैसे किया? महिला बर्फ मूर्ति ने लिन ज़ुयान को जिज्ञासा से देखा। लिन ज़ुयान लंबे समय तक चुप रहा, फिर बोला, शायद यह आशा है। फैंग चेन के कदम से उसे उम्मीद जगी। आशा? महिला बर्फ मूर्ति उलझन में थी, निर्दयी तरीके से कभी आशा नहीं थी। डुकिंग दाओ को देखते हुए, जिसने उसके निर्दयी दाव को पूरी तरह से निगल लिया था, वह दुखी नहीं हुई, बल्कि मुस्कुराई। हो सकता है कि तुम्हारा डुकिंग दाओ वास्तव में मेरे से आगे जा सके। मुझे आशा है कि तुम वास्तव में डुकिंग दाओ को प्राप्त कर सकोगे। जैसे ही ये शब्द पड़े, सारे क्रूर तरीके निगल लिए गए। महिला बर्फ की मूर्ति भी गायब हो गई और डुकिंग दाओ, जिसने वुकिंग दाओ को निगल लिया था, तुरंत कई गुना अधिक शक्तिशाली हो गया। बाहरी दुनिया। लिन ज़ुयान के पीछे प्यार और अकेला शब्द चमकदार रोशनी के साथ फूट पड़े और अगले ही पल दोनों शब्द एक साथ पंक्तिबद्ध होकर अकेला प्यार शब्द बन गए। उसी समय दो शब्दों का प्रभामंडल धीरे धीरे प्रकट हुआ और घूमने लगा। कर्तव्य और प्रेम दूसरे स्तर तक जागृत। उसी समय लिन ज़ुयान ने साधना में एक सफलता हासिल की। झो युआन दायरे के 8वें स्तर में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। डुकिंग, क्या हो रहा है? क्या लिन ज़ुयान निर्दयता का अभ्यास नहीं कर रहा है? फैंग चेन हैरान दिख रहा था। लिन ज़ुयान ने अपनी साधना को मजबूत करने के बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। अपने शरीर पर लबादा देखते हुए उसने फैंग चेन की ओर देखा और कृतज्ञतापूर्वक कहा, धन्यवाद। ये सुनकर फैंग चेन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वास्तव में उसने लिन ज़ुयान को अपने लबादे में लपेटने का कारण यह नहीं था कि उसे डर था कि उसे ठंड लग जाएगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पसीने से उसके कपड़े भीग गए थे और उसकी त्वचा से चिपक गए थे, जिससे उसका संपूर्ण शरीर उसके सामने उजागर हो गया था। फैंग चेन का दिल धड़क जाए। शर्मनाक घटनाओं से बचने के लिए उसने लिन ज़ुयान को अपने लबादे से ढक दिया। अब ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष को गलतफहमी हो गई है, लेकिन ये ठीक है, अन्यथा इसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। उसने हाथ हिलाया। फिर उसने जिज्ञासा से पूछा, ज़ुयान, मुझे याद है कि तुमने निर्दयी तरीके से अभ्यास किया था। तुम एकनिष्ठ व्यक्ति कैसे बन गए? यह अकेला व्यक्ति कौन है? फैंग चेन का सवाल सुनकर लिन ज़ुयान का चेहरा अचानक थोड़ा लाल हो गया और वह थोड़ी घबरा गई। हालांकि वह फैंग चेन का पीछा करने के लिए अपने दिल में दृढ़ थी, लेकिन अगर वह कहती कि वह तुम्हारी वजह से अकेली है तो वह इसे व्यक्तिगत रूप से जोर से नहीं कह सकती थी। नहीं, ये कुछ भी नहीं है। वह जल्दी से दाओवन को वापस ले गई और उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करने लगी। फैंग चेन को समझ में नहीं आया कि लिन ज़ुयान इतना घबराया हुआ क्यों था। वह विचारों में खोया हुआ था और अचानक उसके दिमाग में एक संभावना कौंधी। ये हो सकता है, ये हो सकता है। वह लिन ज़ुयान की आंखों में घूरता रहा। लिन ज़ुयान फैंग चेन की घूरती निगाहों से थोड़ा घबरा गई। इस समय हिमशल की सुंदरता का स्वभाव चला गया था और केवल एक छोटी महिला की घबराहट और शर्म रह गई थी। क्या वह इसका अनुमान लगा सकता था? लेकिन यह अनुमान लगाना अच्छा है, उसे अपनी भावनाओं को समझने दे और हो सकता है कि वह खुद को एक मौका दे। मिंग्याओ को पहली पत्नी बनने दो और मैं एक उपपत्नी के रूप में संतुष्ट रहूंगी। उसने भी फैंग चेन की ओर देखा और उसके द्वारा ये बताने का इंतजार करने लगी कि उसका अनोखा प्यार किसके लिए था। फैंग चेन ने दृढ़ता से कहा, आपका अनोखा प्यार मिंग्याओ के लिए नहीं है। लिन ज़ुयान दंग रह गया। ये देखकर फैंग चेन को लगा कि उसने अनुमान लगा लिया है। निश्चित रूप से कोई आश्चर्य नहीं कि आप मुझे और मिंग्याओ को पहले भी रोकते रहे हैं, इसका कारण यही है। फैंग चेन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने सब कुछ देख लिया है, लेकिन उसने लिन ज़ुयान की अवाक नज़र पर ध्यान नहीं दिया। फैंग चेन ने आगे कहा, हालांकि मैं इस वजह से मिंग्याओ को नहीं छोड़ूंगा। हम निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करेंगे, लेकिन मैं तुमसे कभी नहीं हारूंगा। लिन ज़ुयान पूरी तरह से अवाक थी, लेकिन उसने फैंग चेन को ये बताने की योजना नहीं बनाई थी। अभी यह कहना अनुचित था। उसने कहा, मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद, यह मेरी कृतज्ञता है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके शरीर से एक सुनहरा क्रिस्टल निकलकर उसके हाथ में आ गिरा। लिन ज़ुयान ने कहा, इस चीज में बर्फ के महान दाव का अर्थ निहित है। इसे अवशोषित करने की आपकी प्रतिभा के साथ आप निश्चित रूप से बर्फ के दाव पाठ को जागृत करने में सक्षम होंगे। ये दाव पाठ आपके लिए अधिक उपयुक्त है। फैंग चेन ने कहा।
लिन जुएयान ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे सुधार करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। दाव में प्रवेश करने से पहले मुझे यकीन है कि मैं बर्फ के दाव पाठ को दूसरे स्तर तक तोड़ सकता हूँ। हालांकि आप बर्फ प्रणाली का अभ्यास नहीं करते हैं, लेकिन एक विशेषता दाव पाठ होने से आपको भविष्य में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। ये देखकर कि लिन जुएयान इतना दृढ़ था, फैंग चेन ने मना नहीं किया। वह जानता था कि लिन जुएयान उसका एहसान चुका रही है। ठीक है, उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ऐसी स्थिति में मैं इसे स्वीकार करूंगा। आप इसे यही परिष्कृत करें और अब आपकी रक्षा करने की बारी मेरी है, लिन जुएयान ने कहा। फैंग चेन को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। क्रिस्टल लेने के बाद फैंग चेन को अचानक लगा कि उसके सिर में एक ऐसी भावना थी जो उससे संबंधित नहीं थी। ये शक्ति इतनी प्रबल और प्रभावशाली थी कि उसे जमीन पर पैर मोड़कर बैठना पड़ा और शक्ति को परिष्कृत करना शुरू करना पड़ा। ये देखकर लिन जुएयान चुपचाप फैंग चेन के पास बैठ गया। वह पहले फैंग चेन से 1 फुट दूर थी, फिर आधा फुट और अंत में 1 उंगली दूर। वह जितनी करीब होती, उसके चेहरे पर मुस्कान उतनी ही आकर्षक होती। यदि दिव्य पूर्व क्षेत्र के साधक अब लिन जुएयान को देखेंगे तो वे निश्चित रूप से चौंक जाएंगे। क्या यह अभी भी वही लिन जुएयान है जो आमतौर पर अलग थलग और अप्राप्य है? फैंग चेन को यह नहीं पता था कि इस समय बाहर एक प्रशंसक लड़की थी जो उसे मोहग्रस्त होकर देख रही थी। इस समय उसने अपनी आंखें बंद कर ली और क्रिस्टल में मार्ग को अवशोषित कर लिया। धीरे धीरे उसे बर्फ के दाव के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो गई और बर्फ के दाव पाठ को जागृत करने के लिए उसे केवल आधी अगरबत्ती की जरूरत पड़ी। लेकिन दाव पाठ को जागृत करने के बाद क्रिस्टल नष्ट नहीं हुआ, बल्कि उसके डेंटियन में प्रवेश कर गया। फैंग चेन दंग रह गया। लिन जुएयान ने उसे इस बारे में नहीं बताया था। जब वह समझ नहीं पाया तो क्रिस्टल ने उसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। वह थोड़ा चौंका और अवचेतन रूप से उसे रोकना चाहता था, लेकिन फिर वह रुक गया क्योंकि उसे लगा कि क्रिस्टल का कोई बुरा इरादा नहीं था। और यह क्रिस्टल पहली नज़र में ही असाधारण है। उसने मुझे क्रिस्टल क्यों दिया? तार्किक रूप से उसे पता होना चाहिए कि क्रिस्टल का उपयोग अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए किया जा सकता है। फैंग चेन हैरान था। उसे इस बात का डर नहीं था कि लिन जुएयान उसे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लिन जुएयान ने ऐसा क्यों किया। अंत में उन्होंने क्रिस्टलों के सम्मिलन को रोक दिया, डेंटियन से पीछे हट गए और बाहरी दुनिया में लौट आए। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि लिन जुएयान उससे लगभग 10 फीट दूर उसकी ओर पीठ करके खड़ी थी। फैंग चेन ने सोचा कि लिन जुएयान धर्म की रक्षा कर रहा है, लेकिन वह नहीं जानता था कि इस समय लिन जुएयान का चेहरा लाल हो गया था। जैसे ही फैंग चेन ने अपनी आंखें खोली, वो तुरंत दूर हो गई। अन्यथा दोनों दलों के बीच की दूरी थोड़ी अस्पष्ट और अजीब प्रतीत होगी। फैंग चेन ने पूछा, क्रिस्टल आपके साथ एक अनुबंध कर सकता है और यह बर्फ तत्व से संबंधित है, जो आपकी साधना में बहुत मददगार होगा। नहीं, लिन जुएयान ने बिना सोचे समझे मना कर दिया। उसने कहा, मैं केवल एक छोटी सी कला के रूप में बर्फ की कला का अभ्यास कर रही हूँ। हालांकि यह खजाना शक्तिशाली है, यह मेरी मुख्य कला के साथ संघर्ष करता है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से संघर्ष पैदा होगा। आप जिस मार्ग पर चलते हैं उसका इससे कोई टकराव नहीं है और आपको उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है। बस इसे एक जादुई हथियार के रूप में उपयोग करें। असली फैंग चेन को थोड़ा शक हुआ। उसे लगा कि लिन जुएयान ने उसे जानबूझकर ये दिया है। लिन जुएयान ने सिर हिलाया, मुझे आपसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। फैंग चेन ने लिन जुएयान को गहराई से देखा। वह जानता था कि वह उसे अवसर दे रही थी। कुछ और कहना चाहते हुए लिन जुएयान ने कहा, इसे ले लो, यह मेरे लिए आपकी तुलना में अधिक मददगार होगा। फैंग चेन ने लिन जुएयान को गहराई से देखा और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपकी दयालुता को याद रखूंगा। लिन जुएयान शायद ही कभी मुस्कुराती थी, वह बेहद खूबसूरत थी। फैंग चेन ने और कुछ नहीं कहा और उसकी चेतना एक बार फिर उसके डेंटियन में प्रवेश कर गई। क्रिस्टल अब डेंटियन के किनारे पर है। क्रिस्टल के शरीर में प्रवेश करने के बाद वह डेंटियन के मूल स्थान पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन मुख्य स्थान हमेशा से ही छोटा टावर रहा है। जैसे ही आप मुख्य क्षेत्र के पास पहुंचेंगे, छोटा टावर एक भयानक आभा उत्सर्जित करेगा। क्रिस्टल को छोटे टावर की उपस्थिति का आभास हुआ और वह तुरंत कांपते हुए एक तरफ सिमट गई। फैंग चेन को इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह छोटा टावर बहुत रहस्यमय और अत्यंत शक्तिशाली था। यद्यपि यह क्रिस्टल कुछ रहस्यमय है, लेकिन ये छोटे टावर के सामने कुछ भी नहीं टिक सकता।
ये क्रिस्टल किस लिए है? फैंग चेन ने क्रिस्टल को महसूस किया और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे उसका कार्य पता चल गया। ये स्वर्गीय बर्फ क्रिस्टल है। यह आपकी इच्छानुसार बदल सकता है। ये किसी भी चीज में बदल सकता है, चाहे वह मृत हो या जीवित। कोई भी जीवित चीज ठीक है। फैंग चेन हैरान रह गया। दुनिया में कई खजाने हैं और कई जादुई उपकरण भी हैं जो सभी चीजों को बदल सकते हैं, लेकिन जिन चीजों को रूपांतरित किया जा सकता है वे मूलतः निर्जीव वस्तुएं हैं, और मैंने कभी किसी ऐसी चीज के बारे में नहीं सुना जिसे जीवित चीजों में रूपांतरित किया जा सके। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे भिक्षु इस खजाने को इतना महत्व देते हैं। यदि इस खजाने का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए तो यह निश्चित रूप से बहुत उपयोगी होगा। चलो पहले ये चीज आजमाते हैं। जब ये क्रिस्टल के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो गया तो फैंग चेन की चेतना उसके डेंटियन से हट गई। उसने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में एक बर्फ सफेद क्रिस्टल प्रकट हुआ। लिन जुएयान ने भी उत्सुकता से देखा। फैंग चेन का दिमाग घूम गया और क्रिस्टल अचानक एक छोटी तलवार में बदल गया। उसने छोटी तलवार को नियंत्रित करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग किया और अचानक छोटी तलवार शून्य में लगातार घूमने लगी। ये देखकर शैतान का शब्द तलवार फैंग चेन के पीछे प्रकट हुआ। अचानक छोटी तलवार राक्षसी ब्लेड की तरह राक्षसी ऊर्जा से घिर गई। जादुई ब्लेड वाली छोटी तलवार और भी भयानक है। यह आगे पीछे घूमते हुए कई जादुई ब्लेडों में बदल जाती है और फैंग चेन के नियंत्रण में ये सभी दिशाओं से लक्ष्य पर हमला करती है। फैंग चेन ने आश्चर्य व्यक्त किया। इन छोटी तलवारों में पहले या दूसरे स्तर की जुबान ग्रेड जादुई हथियारों की शक्ति थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ताओ में एकीकृत होने में सक्षम होना, और ताओ जितना मजबूत होगा शक्ति उतनी ही अधिक होगी। कई प्रयासों के बाद उन्होंने क्रिस्टल को वापस पा लिया। ये देखने का प्रयास करें कि जीवित चीजें किस प्रकार बदल सकती हैं। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचने लगा। क्रिस्टल उसकी आस्था के अनुसार बदलता रहा और जल्द ही एक छोटे खरगोश में बदल गया। खरगोश फैंग चेन के हाथ से उछल पड़ा। उसके कान हिल रहे थे और वह एक असली खरगोश की तरह दिख रहा था। फैंग चेन को इसका थोड़ा सा एहसास हुआ, लेकिन वह थोड़ा निराश भी हुआ। इसके बावजूद ये वास्तव में जीवित नहीं है। यद्यपि वे जीवित प्राणी प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में उनमें कोई चेतना या बुद्धि नहीं होती तथा वे केवल नकल करते हैं। खरगोश ठीक है, तो क्या राक्षस भी ठीक हो सकते हैं? फैंग चेन का दिमाग घूम गया और क्रिस्टल फिर से बदल गया, लेकिन इस बार इसमें पहले से ज्यादा समय लगा। करीब 7-8 सांसों के बाद यह आकार लेने लगा। फैंग चेन एक राक्षस तेंदुए में बदलना चाहता था, लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह हमेशा सफल रहा। वह थोड़ा उदास हो गया और अंततः उसने हार मान ली। ऐसा लगता है कि फिलहाल एक निश्चित रैंक वाले राक्षस में बदलना असंभव है। हालांकि अगर मैं राक्षसों से संबंधित दावपाठ को समझ सकता हूँ तो शायद मैं सफल हो सकता हूँ, जैसे मैंने तलवार शब्द के दावपाठ को समझा था। इस क्रिस्टल की ऊपरी सीमा बहुत अधिक है। उसने लिन जुएयान को देखा और कहा, यह एक खजाना हो सकता है जो दिव्य हथियार से कमतर नहीं है। अगर मैं इसे आपको इस तरह दे दूं तो आपको बुरा नहीं लगेगा। लिन जुएयान ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर आप नहीं होते तो मुझे डर है कि मुझे वह अवसर नहीं मिलता जो अब मेरे पास है। वास्तव में वो ये कहना चाहती थी कि भले ही ये तुम्हें दिया गया कोई जादुई हथियार हो, मुझे इसका दुख नहीं होगा और मुझे केवल खुशी होगी। लेकिन वह अभी भी ऐसे शब्द कहने में बहुत शर्मीली थी। आपकी आगे क्या योजना है? फैंग चेन ने पूछा। लिन जुएयान ने महल को देखा और कहा, यह खेती के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। मैं कुछ समय के लिए यहाँ खेती करने की योजना बना रहा हूँ। फैंग चेन ने सिर हिलाया। हालांकि क्रिस्टल उसके द्वारा अवशोषित कर लिया गया था, महल का रास्ता अभी भी मजबूत था और लिन जुएयान के अभ्यास के लिए उपयुक्त था। फिर उसने कहा, तुम भीतरी कोर में जा सकते हो। अपनी ताकत के साथ तुम निश्चित रूप से इसके लिए लड़ने में सक्षम हो जाओगे। यहाँ संरक्षकों की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं प्रवेश द्वार बंद कर सकता हूँ और तुम्हारे जाने के बाद बाहर निकल सकता हूँ। ठीक है, तो फिर तुम सावधान रहो, फैंग चेन ने कहा। हाँ, लिन जुएयान ने सिर हिलाया। इसके बाद फैंग चेन महल से बाहर चला गया और लिन जुएयान ने उसे जाते हुए देखा। फैंग चेन की गुफा से बाहर जाने के बाद प्रवेश द्वार धीरे धीरे बंद हो गया। ये देखकर फैंग चेन को राहत महसूस हुई और वह भाग गया। जल्द ही वह वापस उस जगह पर आ गया जहां गंगू छिपा हुआ था। फैंग चेन को वापस आते देख गंगू को राहत मिली और वह जोर से चिल्लाया, भाई फैंग। फैंग चेन को अकेले वापस आते देख गंगू ने पूछा, भाई फैंग,
सीनियर सिस्टर लिन कहाँ है? वह ठीक है, वो एकांत में है, फैंग चेन ने उत्तर दिया। ओ, गंगू ने सिर हिलाया और फिर पूछा, भाई फैंग, आप आगे कहाँ जा रहे हैं? फैंग चेन ने इनर सर्कल की ओर देखा और कहा, बेशक, हमें अवसर के लिए लड़ने के लिए इनर सर्कल में जाना चाहिए। आंतरिक किनारे वाले क्षेत्र में ऐसे अवसरों के साथ फैंग चेन ने अचानक इस बात पर ध्यान दिया कि आंतरिक कोर में क्या अवसर हैं। गंगू को आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि फैंग चेन की साधना केवल झोउ युआन क्षेत्र तक ही सीमित थी, लेकिन उसके पास ताओवादी विलक्षण लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की ताकत थी। ऐसी स्थिति में, भाई फैंग, चलो यही अलविदा कहते हैं। गंगू ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, अपनी ताकत के बल पर अगर मैं इनर सर्कल में जाता हूँ तो मैं दूसरों के लिए केवल अंक ही जोड़ सकता हूँ। बेहतर होगा कि मैं अपने लिए अवसर तलाशने के लिए आउटर सर्कल में चला जाऊं। फैंग चेन ने सिर हिलाया। अब वह खुद की रक्षा भी नहीं कर सकता था और उसे नहीं पता था कि निंग तियानचेन कब फिर से उसके पीछे आएगा। स्टील टाइगर को अपने साथ लाने से उसे नुकसान होगा। उसने गोलियों की 10 से अधिक बोतलें निकाली और उन्हें गंगहू को सौंपते हुए कहा, ये साधना में सुधार के लिए 5वें स्तर की गोलियां हैं। वे अब मेरे लिए बहुत उपयोगी नहीं हैं, इसलिए वे आपके लिए एकदम सही हैं। ये गोलियां उसके लिए एक बूंद के समान थीं और वह उन्हें कुछ आत्मिक पत्थरों के बदले में बेचना चाहता था। लेकिन यह उसके लिए बेकार है, लेकिन गंगू के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए यह उसके लिए बिल्कुल सही है। ये बहुत महंगा है। गंगू ने बार बार हाथ हिलाया। ये 5वीं श्रेणी का अमृत है, जो शेंडोंग क्षेत्र में शीर्ष अमृत है। अब ये गोलियां उसके सामने सब्जियों की तरह रखी गईं, जिससे वह थोड़ा चकित हो गया। फैंग चेन ने कहा, भाई गैंग, आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि मैं अब कितना अमीर हूँ। ये गोलियां मेरे लिए कुछ भी नहीं हैं। मुझे याद है कि फैंग चेन ने लुतियानियों में क्या किया था, यहाँ तक कि उसने एक पूरे संप्रदाय को खत्म कर दिया था। गंगू ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए मना नहीं किया, उस मामले में मैं विनम्र नहीं रहूंगा। गंगू ने अमृत ले जाने के बाद उसे बाहरी घेरे में भेज दिया और फिर आंतरिक घेरे में चला गया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आंतरिक वृत्त का केंद्र उल्टा हो चुका था। सभी पक्षों के प्रतिभाशाली लोग यहाँ एकत्र हुए और अराजक लड़ाइयों की एक श्रृंखला शुरू कर दी। जहाँ कई प्रतिभाशाली लोग अचानक उभरे, वहीं कुछ ऐसे प्रतिभाशाली लोग भी थे जो दुनिया में ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन उनका पतन हो गया। बाहरी दुनिया में रैंकिंग में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ, उतार चढ़ाव आया और बाहरी दुनिया में हर कोई इस पर गौर से देख रहा था। अब शीर्ष पर तियानिक्सु शेंगजोंग तियानजी और नियानजी हैं, दूसरे पर जेहो शेनशान जियानहो, झाओ शिमाई, हो जुएर और बाय बाय सभी शीर्ष 10 में हैं। शीर्ष 10 स्थानों में से 7 पर लुओ तियानेयू का कब्जा है। इस समय बर्फ के पहाड़ की चोटी पर एक विशाल पत्थर का स्तंभ है। पत्थर का ये स्तंभ आकाश और धरती पर खड़ा है और इस पर घने पैटर्न बने हुए हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। अनगिनत प्रतिभाशाली लोग यहाँ एकत्रित हुए और आग जैसी आंखों से विशाल पत्थर के स्तंभ को घूरने लगे। इससे पहले पत्थर के खंभे से कई खजाने निकले थे और उनमें से अधिकांश एवेन्यू से संबंधित थे। यह उनके लिए एक खजाना है। आपको पता होना चाहिए कि दाओवन को समझना सबसे मुश्किल है। एक और दाओवन आपको मजबूत बना देगा, जो कि वह शक्ति है जिसकी उन्हें सबसे अधिक इच्छा है। प्रतियोगिता में कई अज्ञात प्रतिभाएं उभर कर सामने आती हैं। उनमें से डुअनमू जिंग सबसे चमकदार है। हर बार जब कोई खजाना दिखाई देता है तो वह उसके स्थान की सटीक गणना कर सकता है और उसे यथाशीघ्र ले सकता है। सबसे घिनौनी बात तो यह है कि खजाना लेने के बाद वह सीधा भाग जाता है। वह दूसरों को प्रतिस्पर्धा करने का मौका ही नहीं देता, और जिन लोगों ने उसका पीछा किया वे असफल हो गए, यहाँ तक कि कई किसान उसके द्वारा मारे गए। इससे कई शक्तिशाली तियानजियो क्रोधित हो गए और उन्होंने डुआनमू जिंग को पुरस्कार देने की पेशकश की और उसे मार डालना चाहा। लेकिन डुआनमू जिंग मायावी था और उसे बिल्कुल भी नहीं पकड़ा जा सका। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि वह अब भी आसानी से पत्थर के खंभों तक आ सकता है और नए निकले खजाने को ले जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि डुआनमू जिंग ने जनता का गुस्सा भड़का दिया है, लेकिन लोग इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। यही कारण है कि उन्होंने बड़ी धूम मचाई। अब मुख्य आंतरिक मंडल में हर कोई डुआनमू जिंग का नाम जानता है। जब फैंग चेन मुख्य क्षेत्र के निकट पहुंचा तो उसके सामने एक विशाल मिट्टी का शहर प्रकट हुआ। पृथ्वी का यह नगर बहुत जीर्ण शीर्ण दिखाई देता था, लेकिन यह अत्यंत विस्तृत था तथा इसके संपूर्ण आंतरिक भाग को घेरे हुए था। पृथ्वी नगर में कई इमारतें थीं, जो लंबे समय के कारण खंडहर जैसी लग रही थीं,
और उनमें से कोई भी बरकरार नहीं थी। फैंग चेन अभी भी पृथ्वी नगर में कई साधकों को लड़ते और अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए देख सकता था, लेकिन उसने पाया कि भले ही वे एक मृत अंक पर थे, ये लोग पृथ्वी नगर से भागने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे कि पृथ्वी नगर में एक अवरोध था जो साधकों को पृथ्वी नगर से भागने से रोक रहा था। उसने देवताओं और राक्षसों की आंखें खोली और पाया कि पृथ्वी नगर पर वास्तव में एक अदृश्य आध्यात्मिक दीवार थी। मुझे डर है कि इससे पहले भी कई साधक इसमें दुर्घटनाग्रस्त हो चुके थे, जिससे इन लोगों को एहसास हुआ कि भले ही वे मर जाएं, लेकिन वे इस अवरोध को नहीं तोड़ सकते। पृथ्वी नगर में कई द्वार थे, लेकिन उनमें से अधिकांश पर सभी तरफ से प्रमुख ताकतों ने कब्जा कर रखा था। झो युआन बाचोंग ने यहाँ आने की हिम्मत की, क्या वह यहाँ अंत देने के लिए है? इससे पहले कि फैंग चेन पृथ्वी नगर के पास पहुंचता, अचानक कई लोग उसके चारों ओर प्रकट हो गए। लोगों का ये समूह, 3 पुरुष और 1 महिला, सभी के पास झो युआन क्षेत्र के शिखर की ताकत थी। तीनों पुरुष औसत दिख रहे थे, लेकिन महिला काफी सुंदर दिख रही थी और उसका फिगर भी अच्छा था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कदम दूसरों की आत्माओं को लुभाने में सक्षम है। उनमें से सबसे लंबे आदमी ने महिला से कहा, जूनियर बहन होंग, हालांकि उसे मारने से आपको ज्यादा अंक नहीं मिलेंगे, फिर भी वह कितना भी छोटा क्यों न हो, मांस ही है, और आपके लिए शीर्ष 500 में प्रवेश करने के लिए महत्वपूर्ण अंक बन सकता है। हाँ, चूंकि हम उससे मिल चुके हैं, इसलिए हम उसे अपने पास नहीं रख सकते। कौन जानता है कि वह दूसरों को बताएगा या नहीं, उसे मार डालना ही बेहतर है। अन्य 2 व्यक्तियों ने भी कहा, ऐसा लगता है कि फैंग चेन इस समय उनकी थाली की मछली बन गया है और उसे केवल मार दिया जा सकता है। फैंग चेन ने इन लोगों को उदासीनता से देखा। उसने पहले भी उनके अस्तित्व को महसूस किया था, लेकिन उनका इरादा कोई रास्ता बदलने का नहीं था। वजह साफ है, दूसरों को अंकों की जरूरत है और उसे भी इसकी जरूरत है। जूनियर सिस्टर होंग ने फैंग चेन को तिरस्कार से देखा, अनिच्छा से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, ये कुछ न होने से तो बेहतर है, लेकिन इस सड़क पर शिकार कम लगता है, क्या हमें जगह बदल लेनी चाहिए? सबसे लंबे आदमी ने ये सुना और तुरंत सहमति जताई, जूनियर बहन सही कह रही है, हम उसे मारने के बाद स्थिति बदल लेंगे। फैंग चेन ने उन्हें देखा और कुछ सुराग देखे। ये स्पष्ट था कि ये तीनों लोग महिला के अनुयायी थे, जो महिला के लिए अंक जीतने और उच्च रैंकिंग पाने के लिए बीच रास्ते में घात लगाकर हमला करते और दूसरों की हत्या करते थे। जहां तक उन तीनों का सवाल है, मुझे डर है कि उन्होंने दूसरे रिंग युद्ध में भाग लेने की योजना नहीं बनाई थी। अन्य 2 लोग बहुत क्रोधित हुए जब उन्होंने देखा कि उनसे बोलने का मौका छीन लिया गया है। मोटे आदमी ने फैंग चेन को घूर कर देखा। वह फैंग चेन पर पहले बात न करने के लिए अपना गुस्सा निकालना चाहता था। लड़के, मुझसे मिलना तुम्हारा दुर्भाग्य है, बाहर में जाओ। उसने अपने हाथ में कुल्हाड़ी ली और फैंग चेन पर हमला कर दिया। फैंग चेन शांत दिखे और उन्होंने कोई हरकत नहीं की। मोटे आदमी ने फैंग चेन से केवल 10 फीट की दूरी पर कुल्हाड़ी घुमाई और उसे सीधे काट डाला। लेकिन उसने फैंग चेन को सीधे मारने की योजना नहीं बनाई थी, बल्कि उसे 2 टुकड़ों में काटना चाहता था। झो युआन दायरे की जीवन शक्ति के साथ, वह मौके पर नहीं मरेगा, इसलिए सिस्टर होंग उसे खत्म कर सकती है और अंक ले सकती है। उसकी कल्पना सुंदर थी, किंतु वास्तविकता क्रूर थी। जब उसने कुल्हाड़ी नीचे घुमाई तो एक जोरदार आवाज हुई और उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी कठोर चीज को काट दिया हो। नीचे देखने पर कहीं से एक ढाल प्रकट हुई। ढाल पर एक राक्षस का मुंह था, जो अपनी कुल्हाड़ी को कसकर काट रहा था। ये कब दिखाई दिया? मोटा आदमी हैरान रह गया। उसने ढाल को आते हुए देखा ही नहीं। जैसे ही वह चौंका, उसने अचानक तलवार की रोशनी अपने सामने चमकती हुई महसूस की, और फिर उसने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर तैर रहा है। क्या चल रहा है? यही संदेह उसके दिल में था। जब उसने नीचे देखा तो पाया कि उसका शरीर नीचे पड़ा था और उसकी गर्दन से धीरे धीरे खून बह रहा था। दरअसल उसका सिर तलवार से अलग कर दिया गया था। वह नहीं जानता था कि फैंग चेन ने मरने तक क्या चाल चली। दूसरी पार्टी स्पष्ट रूप से झो युआन का केवल 8वां स्तर था। फैंग चेन ने उदासीनता से जमीन पर गिरती लाश को देखा, और उसी समय एक छोटी तलवार उसकी ओर लौट आई, जो कि क्रिस्टल थी। बस अब फैंग चेन का दिमाग घूम गया, और उसने क्रिस्टल को मारने के लिए एक छोटी तलवार में बदलने के लिए नियंत्रित किया। अब उसके लिए साधारण झो युआन क्षेत्र उसकी नज़र में चींटियों से अलग नहीं है, और यह स्पष्ट है कि उनके सामने खड़े 4 लोग उनके विरोधी नहीं हैं। इस समय तीनों लोग अभी भी सदमे में खड़े हैं, उनके चेहरे पर अविश्वसनीय भाव हैं। वे मोटे साधु की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट हैं,
और उनके बीच ज्यादा अंतर नहीं है। फैंग चेन एक तलवार से मोटे भिक्षु को मार सकता है, इसलिए वह उन्हें मारने में सक्षम होना चाहिए। एक कठिन आदमी का सामना। इस समय वे अपने दिल में यही सोचते हैं, मत करो, डरो मत। लेकिन जिस महिला की वे परवाह करते हैं, उसके सामने अन्य दो ने हार मानने से इनकार कर दिया। अपने दांत पीसते हुए कहा, जूनियर भाई सॉन्ग लापरवाह रहा होगा। जूनियर भाई मिंग, एक साथ आओ, हम निश्चित रूप से उसे मार देंगे। ठीक है। दूसरे व्यक्ति को भी एहसास हुआ कि उन्हें फैंग चेन को मारने के लिए एकजुट होना होगा। उन दोनों ने अपने अपने जादुई हथियार निकाले। लड़के, तुमने हमारे लोगों को मारने की हिम्मत की, तुम आज यही रहो। दोनों ने हिम्मत बंधाने के लिए दहाड़ लगाई। दोनों ने 3-3 दावों को बाहर निकाला। फैंग चेन पर हमला करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली जादू का इस्तेमाल करें। फैंग चेन की अभिव्यक्ति शांत थी और क्रिस्टल एक लंबी तलवार में बदल गया और उसके हाथ में आ गया। उसी समय उसके पीछे तलवार दाओवन धीरे धीरे प्रकट हुई, जो एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। द्वितीय स्तरीय दाओवन। दोनों ने दाओवन के चेहरे में भारी परिवर्तन देखा, लेकिन इस समय वे केवल हिम्मत जुटाकर फैंग चेन की ओर भाग सकते थे। जो लोग आंतरिक कोर क्षेत्र में आ सकते हैं वे सभी बिल्कुल शक्तिशाली हैं। भले ही वे दाओवन के पहले स्तर का सामना करते हैं, ये दोनों 1 या 2 राउंड लड़ सकते हैं। यह अफसोस की बात है कि उनकी मुलाकात फैंग चेन से हुई। फैंग चेन ने जरा भी संकोच नहीं किया और उसके हाथ में लंबी तलवार की जादुई ऊर्जा आसमान तक पहुंच गई। अगले ही पल वह चमक उठा और उन दोनों की ओर दौड़ा। तलवार के एक वार से उसने वास्तव में एक व्यक्ति की जादुई शक्ति को तोड़ दिया और तलवार की शक्ति से उस पर वार करना जारी रखा। वह आदमी बहुत बदल गया और अब वह केवल प्रतिरोध करने के लिए ही रुक सकता था। फैंग चेन ने भी उस आदमी को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन लंबे भिक्षु की ओर दौड़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने एक तलवार से उसकी जादुई शक्ति भी तोड़ दी। ऐसा लग रहा था कि एक तलवार सभी रास्तों को तोड़ सकती है। लंबे साधु का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखों में डर था। रुको, मुझे कुछ कहना है, वह चिल्लाया।